पूर्व के इस मंच पर आज हमारे साथ उपस्थित हैं चंडीगढ़ से विजया सिंह जी। नमस्कार। तो आज हम करेंगे उनसे कुछ गर्मा गर्म चाय कॉफी जैसी बातें, क्योंकि मौसम बाहर बहुत सर्द है, धूप निकली नहीं है। तो हम बातों से थोड़ा अपने आप को उष्मित करना पसंद करेंगे और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को भी इस ऊष्मा की गर्माहट पहुंचेगी। तो मैं कुछ विजय सिंह जी की पंक्तियों से ही उनका स्वागत करना चाहूंगी। बाकी उनका परिचय तो हम बातों बातों में लेते ही रहेंगे। उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता, या कहिए मुझे बहुत पसंद आई वो कविता, उस कविता की कुछ थोड़ी सी पंक्तियां मैं कहूंगी। बाकी विजय सिंह जी से आप सुनिएगा, उनसे सुनने में आपको ज्यादा मजा आएगा। शीर्षक है आलू। शीर्षक ही अपने आप में बेहद रोचक है। आलू साक्षात प्रेम है। नर्म है उसका स्पर्श और मीठा उसका स्वाद। जीभ से फिसलता वो कब हलक में और कब दिल में सुकून बन दौड़ने लगता है। तो मैं बुलाती हूँ विजय सिंह जी को। विजय जी, आप आइए और पहले ये आलू वाली जो आपकी रेसिपी कविता है उसको हमें पढ़ के सुनाइए। उसके बाद हम शुरू करते हैं अपनी गपशप। विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका, सांत्वना का और अश्रुत पूर्वा का बड़ा हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे अपने मंच पर आमंत्रित किया और मुझसे बातचीत करने के लिए, मेरी कविताएं सुनने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये कविता जो आपने कहा आलू, ये मेरी भी पसंदीदा कविता है। आपने कुछ लाइनें तो शुरू में ही सुना दी हैं, एक बार फिर उन्हें दोहरा देती हूँ जी। आलू साक्षात प्रेम है। नर्म है उसका स्पर्श और मीठा उसका स्वाद। जीभ से फिसलता वो कब हलक में और कब दिल में सुकून बन दौड़ने लगता है। ये कामसूत्र से आगे की घटना है और शिव का तीसरा नेत्र खुलने से पहले की भी। उसकी उन्मुक्त अभिव्यक्ति पर कोई शास्त्र नहीं संभव। वह स्वयं दर्शन है और उसका प्रभाव भी। कामना उसके एक फूल से दूसरे फूल की ओर उड़ती तितली भर है। यदि कामदेव ने गन्ने के धनुष से फूलों के तीर नहीं, उबले आलू का चोखा और चिप्स के थाल आत्मयोगी श्री महादेव को प्रस्तुत किए होते, तो संभव था उल्फत में इतना उत्पात न होता और न होता प्रणय गुप्त अत्याचार का माध्यम। आलू की सत्ता देवत्व और दानत्व से परे रस का संपूर्ण प्रबंध है। धरती के नीचे उसकी जड़ों ने थाम रखे हैं महाद्वीप। उसके बैंगनी फूल और पीले पुंकेसर केसर से अधिक वैभव लिए हैं और अफीम से अधिक मादकता। उसकी आंखें इंद्र की शत आंखों से बृहद कामुक हैं और उर्वर है उनका हर आंसू। सिर्फ दृष्टि से स्थापित किए हैं उन्होंने विशाल साम्राज्य। एंडीज से हिमालय तक वे सिर्फ आंखों के सहारे चले आए हैं। असंख्य सर्वहारा जन इनकलाब की तलाश में उसकी सराय में आ रहे हैं। घूंट दर घूंट पी रहे हैं इंतजार मनुष्य के मनुष्य होने का। वाह, बहुत सुंदर कविता है आपकी। और ये जो आपने एक कल्पना रची है कि कामदेव के जो धनुष में बाण की जगह वो आलू अगर आप लगा देती तो वो एक जो हलचल, जो शिव ने जो विध्वंस मचाया था, वो शायद ना मचता। ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये कैसे उपजा
ये बहुत मुझे उत्साहित करता है। मतलब जब इस कविता को मैंने पढ़ा, मैं बार-बार इसको पढ़ती गई, और वो ये कुरेद-तारा, मतलब कैसे आलू, आलू कैसे आपके दिमाग में आया? मतलब क्या इसके पीछे का राज है? ज़रा हमें हमें बताइए ऋचा जी। अ, मुझे लगता है कि आलू एक, मतलब वैसे तो देखा जाए तो, मतलब इस कविता में जो मैंने करने की कोशिश की वो है जो आलू से संबंधित जो ऐतिहासिक और फिर दूसरे मिथकों को मिला दिया है, मैंने उसमें मिलाने की कोशिश की। तो आलू, वैसे भी आलू मतलब भारत में अंग्रेज लेके आए थे, हुँ, और हुँ, पूरी हुँ। दुनिया में भी वो लैटिन अमेरिका, बाकी जगह, मैक्सिको, हुँ, इन जगहों से निकल करके वो पूरे विश्व में व्याप्त फैल हुआ। गए। हुँ, हुँ। और तो आलू, मतलब मैं ऐसे कंपेयर कर रही थी आलू के बारे में ऐसे, क्योंकि आलू मतलब कितना ज्यादा अच्छा है। मतलब आलू की सब्जी है, बिल्कुल, समोसे है, या आलू का पराठा है, या मतलब आलू के कितने प्रकार हैं। और बिल्कुल। चाहे चिप्स है या चोखा है, कुछ भी हो, मतलब हर बार आलू कितना कितनी खुशी देता है आपको। खुशी देता है। मतलब आलू से कभी कोई शिकायत नहीं हो सकती मेरे। नहीं, नहीं। और घर में आपके कुछ नहीं है, अगर आलू है तो आपको एक तसल्ली है कि घर में आलू रखे हुए हैं। जी, और आलू आप किसी भी चीज में डाल भी सकते हैं। बिल्कुल, बंगाली बिल्कुल। लोग तो मछली में भी डालते हैं, जी, आप तो जानती हैं। मटन में भी डालते हैं, बिल्कुल, चिकन में। बिल्कुल। आलू के बिना मतलब कुछ संभव नहीं है। मैंने सुना है वहाँ आलू बिरयानी में भी पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल पड़ता है। तो मतलब आलू एक तरह से देखा जाए तो, जैसे एक तो था कि अंग्रेज आए, उन्होंने एक मतलब साम्राज्य स्थापित किया। वो कैसा हुँ, साम्राज्य था, बिल्कुल मतलब जिसे कहते हैं ना, एकदम क्रूअल साम्राज्य था, एक तरह से क्रूअल ही था। लोगों को गुलाम बनाना, लोगों को तंग करना, परेशान करना। लेकिन आलू की सत्ता कितनी मजेदार, आलू का भी साम्राज्य है, मतलब कहाँ से शुरू करके कहाँ पहुंचा है आलू। और उसकी मतलब उसकी जो सत्ता है उसमें अम, वो प्रेम से भी परे है, मुझे तो ऐसा परे लगता है। परे है। जो लोग आलू प्रेम से, मतलब आलू के प्रेम में पड़े हुए हैं, उनसे अगर पूछा जाए तो वो आपकी इस कविता के तो ज़बरदस्त डाई हार्ड फैन हो जाएँगे। मुझे लगता है कि एक्चुअली ये सिंबल भी है, सिंबॉलिक भी है। हुँ, हुँ। सिंबॉलिक इस तरह से है कि साम्राज्य दो तरह के हो सकते हैं। दिल का साम्राज्य हो सकता है, और दूसरा घृणा का साम्राज्य हो सकता है, या सत्ता का साम्राज्य है कि पूरी पूरी तरह से आपने सबको, अपने सब चीज को अपने कंट्रोल में कर लिया है। लेकिन आलू ऐसे बहुत धीरे 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 प्रवेश करके हमारे जीवन का अंग हो गया है। और और मतलब मुझे लगता है कि मतलब जीवन की जितनी भी ऐसी समस्याएं हैं, अ, जैसे प्रेम प्रेम कितना कठिन है एक तरह से आप देखें तो। लेकिन मतलब ये सोचने की बात है कि अगर भगवान शिव को किसी ने चिप्स के थाल दिए होते तो वो तो क्या वो कामदेव को भस्म कर देते। बिल्कुल, उनको भस्म नहीं करते, और वो तांडव नृत्य जो है उनका फिर अस्तित्व में नहीं आता, वो आलू के चिप्स खा रहे होते और खुश हो गए होते। कामदेव को भी बगल में बिठा लेके, "आ भाई बैठ तू पिया मेरे साथ आलू के चिप्स खा।" हाँ। अच्छा, फिर लास्ट में एक चीज और है कि जी। मतलब आलू से वोडका भी बनता है। तो आलू लास्ट में है ना कि सर्वहारा जन उसकी सराय में आ रहे हैं। वो हुँ। मतलब इट्स लाइक क्योंकि रशिया में तो गरीब लोगों का भी ड्रिंक है वोदका, जी। यहाँ तो नहीं पी सकते लोग। तो वो उसने क्रांतियां भी लाई हैं, मुझे लगता है, यू नो। बिल्कुल। हुँ। और मतलब आलू के ऊपर तो एक पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है, मुझे लगता आप लिख सकती हैं। आपने है। अगर ये कविता लिखी है तो मुझे लगता है कि आप आलू के ऊपर एक ग्रंथ भी ज़रूर लिख सकती हैं। आई एम श्योर लोग लिख चुके होंगे ऑलरेडी। तो आपकी ये कविता देवताओं से जुड़ गई, सर्वहारा जन से जुड़ गई, इनकलाब से जुड़ गई, सामान्य जन से जुड़ गई। तो ये आपकी इस बात को पूरी तरीके से सिद्ध करती है कि आलू का जो साम्राज्य है वो बहुत ही व्यापक रूप में है। उसको अगर हम व्याख्यायित करने चाहें तो एक पूरा ग्रंथ का निर्माण हो सकता है।
बहुत प्यारा साम्राज्य, मतलब जी, ऐसा क्रूर साम्राज्य नहीं है। बिल्कुल सॉफ्टनेस, वो जो आपने शुरुआत में उसको कहा कि वो जो नरम हाँ, होता है और वो जब गले से नीचे उतरता है, वो जो तृप्ति का एहसास होता है। तो चलिए ठीक है, फिर हम आपके इस आलू से ऊर्जा लेकर पेट भर गया है हमारा आलू खा के। एनर्जी आ गई क्योंकि आलू में एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट बहुत होता है, एनर्जी मिलती है। तो हम आगे चलते हैं। तो विजय जी, आप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में इंग्लिश की लेक्चरर हैं, आप कवित्री हैं और आप आलोचक हैं, आप फिल्मकार हैं। और मैंने फ़ेसबुक पे थोड़ी आपकी प्रोफ़ाइल भी देखी थी, तो वहाँ पे देख के मुझे लगा कि आप कला में भी रुचि रखती हैं, पेंटिंग में भी रुचि रखती हैं। तो ये जो आपका इतना बहुमुखी, जो बहुआयामी जो व्यक्तित्व है, इतना सब कुछ है, तो आप इसमें सबसे पहले अपने आप को कहाँ रखती हैं? आप अपने आप को सबसे पहले कवित्री मानती हैं कि आप अपने आप को सबसे पहले टीचर मानती हैं, कि फ़िल्मकार मानती हैं, क्या मानती हैं? मुझे लगता है कि मैं मतलब किसी भी कला में उस तरह से बहुत मेरा दखल नहीं है, मतलब मैं सिर्फ दखल अंदाजी कर रही हूँ। अच्छा। दखल उतना नहीं है, मतलब मैं सबके दरवाजे पे खड़ी हूँ, थोड़ा अंदर जाती हूँ फिर बाहर आ जाती हूँ, अंदर जाती हूँ बाहर आ हुँ, जाती हूँ, इतना कोई स्थायी मेरा निवास वहाँ पे अभी कहीं बना नहीं है। अच्छा, तो लेकिन वैसे देखा जाए तो मुझे लगता है बचपन से ही जिस कला के प्रति बहुत एक आप कह सकते हैं आकर्षण जो अपने आप ही था, वो कविता ही थी, क्योंकि सबसे पहले कविता ही लिखना शुरू किया, या अच्छा, कविता ही पढ़ कर के खुशी मिलती थी, या क्योंकि परफॉर्म भी करते थे ना बचपन में, तो आप कविता परफॉर्म करते हैं, बिल्कुल, रिसाइट करते हैं। बिल्कुल। हुँ, तो आई थिंक वहां से अम, शायद सबसे पहले मेरे ख्याल से अ, यदि देखा जाए तो कविता। कविता में आपको तो एक चीज़ मैं और यहाँ पे रखना चाहूँगी आपसे, जो मुझे लगता है, आपने कहा कि आप दखल-अंदाज़ी कर रही हैं हर एक में, मतलब पूरी तरीके से दखल नहीं हुई हैं, दखल-अंदाज़ी कर रही हैं, एक दरवाज़े पे खड़ी होके टच करके हुँ, आती है। तो एक ऊब ऊब जो होती है, मतलब हुँ, कुछ कर रहे हैं, कुछ देर इसको किया, फिर हमें लगता है नहीं बहुत कर लिया। अब हम अब हमें कुछ नया चाहिए, कुछ नया करते हैं। हुँ, तो ये जो ऊब होती है, मतलब ये जो ऊब का जो ये गुण है, मुझे तो ये गुण लगता है कि अगर किसी रचनाकार के अंदर ये ऊब वाला गुण होता है, तो उसके उसमें वेरिएशन आते हैं बहुत, विविधता आती है उसकी उसमें। तो आपको क्या लगता है, आपको अपने रचनात्मक संसार में इस ऊब का जो महत्व है, वो आपको महसूस होता है कभी? हाँ, मतलब आप अपने लिखे से ऊब पे जाते ही हो, थोड़े समय के बाद। हुँ, आपको उसमें लगने लगता है कि ये मतलब एक समय के बाद उसका नयापन खो जाता है आपके अपने लिए भी ना। हुँ, एक हुँ, समय में आपको लगता है कि हाँ, ये मतलब बहुत अच्छा बहुत कुछ कर लिया। नहीं, बहुत अच्छा कनेक्शन बैठाया मैंने। अच्छा। लेकिन फिर थोड़े समय के बाद लगता है हाँ, ठीक है, मतलब अ, लाइक यू नो, मतलब अब कुछ ये जो एक एक्सपीरियंस है, ये एक सर्टेन टाइप का एक्सपीरियंस है, अब इससे इतर दूसरे कोई और एक्सपीरियंसेस होने चाहिए, अच्छा, चाहे वो संवेदना के स्तर पे हो, या फॉर्म के स्तर पे हो, हुँ, या अम, शिल्प के स्तर पर हो, अम, या सिर्फ एक आप कह सकते हैं अ, दृष्टि, यू नो, कि मतलब चीजों को देखने की दृष्टि बदलनी चाहिए, बिल्कुल। कि हम जिस दृष्टि से देख रहे हैं, क्या क्या इससे भी अधिक संवेदनशील तरीका हो सकता है चीजों को बरतने का। तो हुँ, वो तो होता ही है, मुझे लगता है। और इस बीच में फिर ये भी होता है कि मैं तो लिखना छोड़ देती हूँ फिर, कि मुझे अच्छा। लगता है मेरे पास कुछ कहने को है नहीं उस तरह से, कि फिर मैं आप क्या करती हैं? जब रिपीट मतलब कर। आप लिखना छूट, मतलब आपका मन करता है कि नहीं अब मुझे नहीं लिखना है, बहुत लिख लिया, अब रिपिटेशन हो रहा है, फिर आप उस समय क्या ऐसा मुझे करती नहीं लगता कि मुझे नहीं लिखना है, मतलब उस तरह से मैं डिसिप्लिन राइटर नहीं हूँ, क्योंकि हैं? हुँ, बहुत लोग बहुत डिसिप्लिन तरीके से लिखते हैं। बिल्कुल। मैं मतलब मुझे कोई चीज एकदम से
कोई स्ट्राइक करती है कोई चीज, एकदम से कोई स्ट्राइक करती है, तो मैं फिर उसके बारे में लिखना शुरू करती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि जो ये समय होता है जिसमें हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, वो एक्चुअली बड़ा उपजाऊ समय होता है। जैसे धरती को आप छोड़ देते हैं ना परती की, उस पर कुछ नहीं उगाया जाएगा, यू हैव टू जस्ट अलाउ इट टू बी। फिर वो कहीं ना कहीं वो आपकी साइकी में चीजें चलती रहती हैं, कुछ आप कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली नोट करते रहते हो, और दूसरों को पढ़ते हो या दूसरों को देखते हो, तो आपको स्ट्राइक करती हैं बहुत सारी चीजें। फिर मुझे लगता है उस तरह से खाली कोई समय नहीं होता, वो चलता रहता है कहीं, मतलब आपको नहीं कॉन्शियसली पता है, बट वो एक्चुअली प्रोसेस तो चल ही रहा है। बैक ऑफ द माइंड कहीं कुछ चीज पक हाँ रही होती है हाँ उपजने के लिए। तो विजय जी, मैं चाहूंगी, आपकी एक और कविता थी छिपकली। मतलब ये शीर्षक ही अपने आप में अद्भुत है। मतलब मैं सोच नहीं सकती कि कोई इन पर भी कविता लिख सकता है, छिपकली के ऊपर कविता। पहले तो आप ये कविता हमें पढ़ के सुनाइए। ठीक है। छिपकलियां। सच तो यह है कि छिपकलियां कला के बारे में हमसे ज्यादा जानती हैं। वे उच्च कोटि की कला प्रेमी हैं। आश्चर्य नहीं कि उनका निवास अक्सर चित्रों की दीवार से सटी पीठ पर होता है। उन्हें सच्चे कलाकारों की तरह इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि दीवार और तस्वीर के बीच की जगह कितनी असुविधाजनक है, कि वहां रोशनी कम है। यूं प्रकाश के बारे में उन्हें कोई भ्रम भी नहीं। अलबत्ता ये जरूर है कि वहां से अनजान और लापरवाह कीट पतंगों को छोटी चमकदार आंखों से ताका जा सकता है और लपक कर हजम किया जा सकता है। परवाने जो शमा के इर्द गिर्द सूफियों सा चक्कर लगाते हैं, उनकी मासूमियत पर दिल खोल कर हंसा जा सकता है, और मौका मिलते ही उनके सुंदर मुलायम परों वाले शरीर को लपलपाती जीभ से दुलारा जा सकता है। यही नहीं, कीमती पेंटिंग्स पर इत्मीनान से रेंगा जा सकता है, उनकी बनावट को पेट और टूटी दुम से महसूस करते हुए। एक कलाकृति से दूसरी की ओर जोरदार दौड़ लगाई जा सकती है, उनके बीच की दूरी को इस तरह से नापा जा सकता है, और जो पेंटिंग पसंद आ जाए उसके आगे पीछे घूमते हुए उस पर एक सटीक पर टेढ़ी समीक्षा दी जा सकती है, और जो नापसंद हो उसे जैसी है वैसे ही छोड़ा जा सकता है, बिना टिप्पणी के, जैसा समझदार आलोचक अक्सर किया करते हैं। मतलब इसको पढ़ के मुझे लगता है कि आपका ये जो कल्पना लोक है वो एक अलग ही फलक पर रचा बसा है। छिपकली छिपकली की हरकतों को दे, आपने ये जो पूरी एक कविता लिखी है, ये हमारे सामने एक पूरा चित्र ड्रॉ कर देता है। मैं अक्सर, हम जब बैठे रहते हैं, छिपकलियां इधर उधर दौड़ती दिखती हैं तस्वीरों के पीछे, और वो जो आपने अंत में जो लाइन छेड़ी कि जो पसंद आ गई तो उसको टेढ़ा कर दिया, मतलब उनकी इतनी उछल कूद होती है कि तस्वीर पूरी टेढ़ी हो जाती है, और नहीं पसंद आई तो छोड़ दिया एक समझदार आलोचक की तरह। मतलब ये जो आपने चित्र, पूरा एक रेखा चित्र हमारे सामने खींच दिया, इसके इससे अलग इस कविता के माध्यम से आपकी ये कविता क्या संदेश देती है, या इसके पीछे क्या छुपा हुआ है जो भेद नहीं पाता है, जनरली एक सामान्य नजर नहीं भेद पाती है, या होता है अक्सर हर कोई मेन पॉइंट तक नहीं पहुंच पाता, उसकी कुछ रहस्य जो है वो क्या है? विजय जी क्या कहना चाह रही हैं एक्चुअली? कोई रहस्य नहीं है दरअसल। कोई रहस्य नहीं। कोई रहस्य नहीं है, जैसे छिपकली मतलब वो कली है, छुपी हुई कली है। लेकिन एक्चुअली ऐसी कोई मतलब मैसेज जैसी कोई बात हो कविता में, ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है। बिल्कुल और बिल्कुल। वो बस इस तरह से है कि हम जैसे जैसे आपने कहा है कि घरों में अक्सर छिपकलियां होती जी, हैं, और इस मौसम में तो नहीं है, विंटर में। गर्मियों में लेकिन आती। गर्मियों में जैसी होगा आप, मतलब वो हर जगह मिलेंगी आप, है एकदम। ना। और कोई कोई लोग बहुत डरते हैं छिपकलियों से। लोगों को मैं जानती हूँ जो कमरे में नहीं घुस सकते अगर छिपकली होती। हाँ। और एक मेरी दोस्त थी, वो तो इतना डरती थी, वो मच्छरदानी लगा के सोती थी। उसको लगता है कहीं छत से ना गिर जाए उसके ऊपर। तो लोगों को बहुत भय लगता है, वो मुझे लगता है वो
इतना कोई डरावना कोई और इतना कोई ऐसे लोगों को अजीब सी फीलिंग होती है उसके लिए, अभी कुछ गंदी सी फीलिंग होती है कि ये कोई लिजलिजी सी अजीब सा कुछ क्रीपी क्रॉली टाइप की चीज है। पर एक्चुअली मुझे लगता है ये हमारे घरों में हमारे जो सबसे हर वक्त जो हमारे साथ रहते हैं, छिपकली, छिपकलियां, कॉकरोच, मच्छर। मच्छर, मतलब ये सब रहते हैं, देर ऑलवेज देयर, वो हम उनको जितना नहीं ऑब्जर्व करते उतना वो हमें ऑब्जर्व करते हैं, और शायद आप हमें से ज्यादा जानते हैं वो। बिल्कुल, मुझे लगता है कोई छिपकली भी आपके ऊपर कविता लिख रही होगी आपके घर की। मेरे घर में कभी नहीं भगाती हूँ, मेरे घर में बहुत पनपती है छिपकलियां। भगा नहीं, देती हूँ कभी कभी कमरे से यहाँ वहां, लेकिन बट वो मतलब बड़ी पक्की होती है अपने लगन की, वो जाती नहीं, वापस आ जाती है। और वो मतलब उनका मुझे लगता है आसपास के ये जो जीवन हमारे साथ घट रहा होता है, इसे देखते हुए आपको मतलब वो पूरी एक जिंदगी जीते हैं। उनकी जनरेशन्स निकल जाती है, हम लोग की तो उम्र लंबी होती है, उन लोगों की अम, इतनी उम्र नहीं होती है, तो वो कितनी जनरेशन निकल गई, वो यहाँ के असली निवासी हैं इन घरों के। मतलब हम जब, जैसे अभी मेरा मकान है, ये सरकारी मकान है, तो जब मैं यहाँ आई पहली बार, तो मैंने यहाँ देखा, यहाँ पे इतने तरह के जीव जंतु थे, इतना बड़ा ततैयों का यहाँ पे घोंसला था, गिलहरियां, कबूतर, छिपकलियां और न जाने क्या क्या। तो मेरे आते सब बेघर हो गए। घर है ना, मतलब उनका ही घर था, बड़े खुशी से लोग रह रहे थे आराम से, और जैसे ही घर अलॉट हुआ है, पता नहीं कितने सालों से खाली पड़ा हुआ था, तो आते ही सब लोग बेघर हो गए, और मतलब मुझे मिल गया ये घर। तो तो ये आपकी जो ये जो बात है, इस बात से जुड़ी भी एक कविता, वो तो खैर आपने मेरे, मुझे लगता है कि वो 3 दिन बाद जब आप घर लौटी तो आपके पीछे जो यहाँ पे जीव जंतुओं का संसार पनपा था। जी, तो वो कविता भी सुना दीजिए। ठीक है। 3 दिन बाद, 3 दिन बाद आप घर लौटते हैं, तो पाते हैं इधर ब्रह्मांड की गतिविधियां विशेष रूप से सक्रिय रही आपके पीछे। छिपकली ने एक तितली के पर कुतर दिए हैं, और शेष शरीर छोड़ दिया है चींटियों के लिए। पता चला किस छद्म युद्ध से छिपकलियां आकाश तत्व को पाती हैं, और इस उम्मीद में है कि एक दिन उड़ जाएंगी हजम किए हुए परों के सहारे। चींटियां लाइन लगाकर तितली के अणु अणु को दीवार के भीतर से नीचे पाताल में परसिफनी के कोष में संग्रहित कर रही हैं। यूं वे निश्चित कर रही हैं उसकी वापसी बसंत में अपनी मां के पास। ये उनकी जंग है, डिमीटर के अवसाद से धरती को बचाने की। क्या मालूम था तितलियों के परों की इतनी अभियाचना है, धरती के ऊपर और उसके नीचे। वहां रसोई घर में आम के हींग वाले अचार में फफूंद उगाई है। न हल्दी, न नमक, न आम का तीखा अम्ल ही परिरक्षक साबित हुए अंधेरे के रसायन के विरुद्ध। अचार को भी दरकार है सूर्य नमस्कार की, उसकी भी याचना है सूर्य से मैत्री की, उसके 108 नाम जानने की। उधर शयन कक्ष की खिड़की में एक गिलहरी ने घोंसला बना लिया है। टूटे कांच और लोहे की जाली के बीच मेरा नीला रबर बैंड शायद उसके बच्चों के तकिए का काम करेगा। मेरी कुर्सी की कुतरी हुई सूत कंबल का। मेरे पीछे मेरा घर बेहिचक शिकमी देता है बेघर जंतुओं को। भाड़े में मुझे चिन्ह मिलते हैं उसके चेतन होने के, और इस बात के कि वह कितना लापरवाह है मेरे मालकिन होने के दावों के प्रति। बहुत सुंदर। ये जो कविता है, मतलब जो भी मैंने आपकी, जो आपने मुझे भेजी, उनको पढ़ने के बाद मैं देखती हूँ कि आपका जो आपके आसपास जो आपके ये जो सहयोगी है, आप उनको कितने अच्छे से ऑब्जर्व करती है। उनकी उनकी जो हरकतें रहती हैं तमाम, उस पर आपकी दृष्टि कितनी बारीकी से पड़ती है और आप उसमें से एक कविता निकाल लेती हैं।
तो मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि एक जो रचनाकार की दृष्टि में, वो रचनाकार कब होता है कि उसकी दृष्टि में एक सौंदर्य बोध हो। वो किसी भी चीज़ में जो छुपा हुआ जो उसका सौंदर्य होता है, उसकी दृष्टि उसको खोज लेती है। तो अ, ये जो रचनाकार का जो गुण होता है सौंदर्य का, वो और ये जो सौंदर्य है, वो एक ऐसा अमूर्त सत्य है जिसको हम केवल फ़ील कर पाते हैं। उसको हम फ़ील करते हैं और उसकी जो अभिव्यक्ति होती है या उसको हम नाना कला के माध्यम से अपनी उसमें देते हैं। शब्दों के माध्यम से, रंगों के माध्यम से, फ़िल्मों के माध्यम से, चलचित्र के माध्यम से। तो आपकी दृष्टि में आपका जो सौंदर्य बोध है, आप ये जो सब ऑब्ज़र्व करती हैं अपने आस-पास के उसमें, उसको आप किस माध्यम में अभिव्यक्त करके सबसे अधिक संतुष्टि प्राप्त करती हैं? मुझे ऐसे लगता है कि हर कृति जो है वो अपना माध्यम स्वयं ही आपको बताती है। जैसे कोई अच्छा। चीज ऐसी होती है जिस पर कविता ही लिखी जा सकती है, हुँ, हुँ। या कोई चीज ऐसी प्रस्तुत होती है कि लगता है हाँ इस पे फिल्म बननी चाहिए। मुझे लगता है कि ये वो आपको मुझे लगता है उसको ढूंढना नहीं पड़ता, शायद वो स्वयं अ, स्वयं ही बताती है आपको कि इसे किस तरह से बरतना चाहिए, कि ये इसके ऊपर क्या हो सकता है। और जाहिर है कि कुछ विषय भी ऐसे होते हैं, हुँ, जैसे कि आप घर लौट के आए हैं और आप देख रहे हैं कि आपके घर में आपका घर जो है आपके पीछे भी बहुत एक हेक्टिक लाइफ लीड करता है ना। आप रहते हो तो आप तो रोज सफाई वफाई करा के सब ठीक करा देते हो कि रोज सफाई हो रही है, सब मतलब अपनी जगह सब चीजें हैं, लेकिन आपके जाते ही पीछे कुछ वो वेट ही कर रहे हैं शायद आपके जाने का। लगता है क्या मुसीबत है, रोज घर की सफाई हो रही है। ये चाहे तो वो अपना शुरू करें पार्टी। कि जाए तो आराम से मतलब घर में विचरण करें, यहाँ से वहां जाए, अपना रिक्लेम करें स्पेस को। तो जैसे मेरे ना घर में गिलहरी का बच्चा पिछले साल आ गया ऐसे ही, तो मैंने उसको पाल लिया। फिर वो बड़ा हो गया तो वो चला गया, अपने अपने आप को उसने जो है इस्टेब्लिश कर लिया बाहर, अपना घर बना लिया उसने बाहर। लेकिन वो फिर भी रोज आता है। हुँ, वो रोज सुबह आता है और दिन भर रहता है, खाता पीता है, सो जाता है, और फिर उसके बाद रात को चला जाता है, रात को नहीं रुकता है। और जब मैं नहीं होती हूँ तो मुझे पता है कि वो अपने उसको जो बैग लटका हुआ है उसमें आके वो आराम से सो जाता है। तो मेरे आते ही जब थोड़ा सा खटका होता है तो उसमें निकल के भाग जाता है वो। तो उनका पूरा अपना एक पूरा जीवन है, एक पूरा आई मीन दे लीड एंटायर लाइफ, एक पूरा जीवन जीते हैं वो लोग। तो सौंदर्य बोध मुझे ये लगता है कि हर चीज अ, उसको कैसे व्यक्त करना है वो खुद ही तय कर लेती है। कि अगर आप जैसे मैंने कहा कि अगर आप घर पहुंचते हैं और इस तरह का पूरा एक देखते हैं कि क्या क्या हुआ है, तो उस पर एक कविता लिखी जा सकती है। आप उसको चाहे तो फिल्म भी बना सकते हैं, लेकिन फिर वो फिल्म बहुत छोटी फिल्म होगी, वो कविता की जैसी ही फिल्म होगी। या अगर आप वो किसी एक फिल्म का एक हिस्सा हो सकता है कि किसी ने घर आके देखा कि घर का ये हाल है, और उसके बाद फिर आगे की कहानी वहां से शुरू होती आगे बढ़ेगी। हाँ, तो मुझे है। लगता है कि कोई भी माध्यम जो है, कोई भी जो विषय है, वो अपना माध्यम खुद ही चुन लेता है, ऐसा मुझे हुँ, लगता है। अ, आपने 2 फ़िल्में भी एक डॉक्यूमेंट्री और एक फ़िल्म आपने आपके निर्देशन में बनी है। तो जो पहला वाला जो डॉक्यूमेंट्री था आपका अनशेड्यूल्ड अराइवल, उसके बारे में कुछ बताइए? आपने पूछा तो एकदम से मुझे लगा कि एक्चुअली ये शायद मेरी कविताओं का या मतलब उसका एक, मुझे लगता है एक ऐसा थीम है जो रिपीट होता है।
एकदम से मुझे एकदम से कनेक्ट हुआ, क्योंकि अनस्केड्यूल्ड अराइवल भी वही है ना, मतलब जिन लोगों को कोई इंतजार नहीं कर रहा है वो एकदम से पहुंच गए हैं। और जैसे ये सब जो जीव जंतु हैं ये भी अनस्केड्यूल्ड है, कोई इनका वेट नहीं कर रहा है, वो बस आ जाते हैं। अच्छा। और वो आ जाते हैं और मतलब अपना जीवन आपके साथ बिताते हैं, आप से छुप के बिताते हैं, आपकी नजर में नहीं आते हैं, लेकिन सब कुछ होता है उनका, मतलब उनका खाना पीना, रहना सोना, बच्चे बच्चे सब कुछ, राइट। आई मीन ये कितनी, मुझे लगता है कितनी अद्भुत बात है कि हम जहाँ रह रहे हैं वहां पे कितने ही और जीव जंतु हैं, वो पूरा एक जीवन जी रहे हैं। और तो अनस्केड्यूल्ड अराइवल्स जो फिल्म है, क्योंकि मेरा ना रेलवेज के ऊपर थोड़ा काम है, मैंने एक मेरी किताब है रेलवे जर्नीज इन हिंदी सिनेमा करके, ओके। तो वो मेरी फिल्म आलोचना किताब है। तो वो मतलब रेलवे से एक बड़ा गहरा उस तरह का पर्सनल रिश्ता भी है, क्योंकि पिताजी फौज में थे, तो बचपन में हम लोग बहुत ट्रेनों में सफर करते थे, लंबी लंबी यात्राएं करते थे कि कोटा से हम लोग जा रहे हैं गुवाहाटी, तिनसुकिया, और वो 3-4 दिन रेल में ही चलते थे। फिर वहां से उतरने के बाद भी एक दिन तो ऐसे लग रहा रेल में ही चल रहे हैं। बहुत देर तक वो ट्रेन वाली जो फीलिंग होती रहती है। डोले। हाँ। जी, जी, जी। तो उनसे ऐसे मतलब, और उस जमाने में ट्रेनें भी मतलब ऐसी नहीं होती थी, एसी ट्रेनें नहीं होती थी, या होती थी तो शायद हमें तो नहीं मिलती थी। हालांकि फर्स्ट वो, क्लास तक देखा था। हाँ फर्स्ट क्लास ही होता था। जी। तो उसमें वो मतलब छोटा सा कूपे सा होता था, दरवाजा बंद हो जाता था अंदर से, हाँ, हाँ, हाँ। ना। फिर वो लोग उसमें बैठ करके मतलब दुनिया भर की बातचीत हो रही है, और मतलब आप पूरा देश देखते हुए जा रहे हो एक सिरे से दूसरे, मतलब कहाँ राजस्थान कहाँ आसाम, है ना। वो आसाम जो है वो लास्ट स्टेशन होता था, तिनसुकिया या गुवाहाटी। फिर वहां से आगे हम और आगे जाते थे अरुणाचल, तो उसमें फिर वहां तो ट्रेन ही नहीं, अभी भी नहीं है। तो फिर उसके बाद नदी में बैठ के जाते, मतलब बोट पे जाते थे, स्टीमर में जाते थे, फिर वहां से आगे हाथी पे भी जाते थे। फिर जीप में जाते थे, मतलब वो 6-7 दिन, 6-7 दिन तो नहीं पड़ा, 3-4-4-5 दिन तो लगते ही थे पहुंचने में। तो ट्रेन मतलब अच्छा, फिर ट्रेन जैसे कोटा है तो कोटा बड़ा जंक्शन है, तो उस जमाने में ये सब चीजें बड़ी महत्व रखती थी कि बड़ा जंक्शन है ना। तो वो उसका अपना एक होता था कि भाई ये इम्पोर्टेंट एक टाउन है, तो वो ट्रेन की आवाज, मतलब शहरों में पहले इतना ट्रैफिक भी नहीं होता था कि ट्रेन की आवाज आपको बाकायदा मतलब सुनाई देती थी दिन में, एक आध बार तो सुनते ही थे, हमारा घर भी बहुत ज्यादा दूर नहीं था वहां से। तो एक उसकी एक प्रेजेंस है, मुझे लगता है रेलवेज की मेरी लाइफ में, हम सब की लाइफ में रही है, आप शायद इतनी नहीं है, फिर भी है ही। तो ये सिनेमा वगैरह पे मैंने जब काम किया तो रेलवे से मेरा बहुत और एक आप कह सकते हैं एक और रिश्ता जुड़ गया एकेडमिक लेवल पे। फिर जब मैं पूना में थी फिल्म इंस्टीट्यूट में, तो हमें एक डॉक्यूमेंट्री बनानी होती थी वहां पर, 11-12 मिनट की टोटल, जिसमें क्रेडिट्स वगैरह सब कुछ मिला के। तो बहुत सारी चीजें दिमाग में आ रही थी, फिर मुझे लगा कि रेलवे के ऊपर इतना मैंने पहले ही काम किया है, तो क्यों ना इसी के ऊपर कुछ किया जाए, क्योंकि ये एक फेमिलियर सब्जेक्ट है, और वहाँ टाइम बहुत कम मिलता है आपको चीजें करने के लिए, तो एकदम से कोई नया सब्जेक्ट सोच करके उसके ऊपर काम करने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है। तो मैंने उसके ऊपर तो फिर मतलब ऐसे जीरो डाउन करते करते लगा कि ठीक है, पूना का जो रेलवे स्टेशन है वो बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, मतलब वहाँ पे कितने तो प्लेटफॉर्म्स हैं। तो वहाँ वहाँ गए तो मतलब अगेन जैसे मैंने आपको कहा कि हर जगह की कितनी लाइव्स होती हैं, बिल्कुल। है ना। एक ही लेवल पे चीजें नहीं घट रही होती हैं कि ठीक है लोग आ रहे हैं टिकट आ रहे खरीद रहे हैं, जा हैं। रहे हैं टिकट ले के, मतलब वो उतर रहे हैं, और तो लोग कहीं पहुंच रहे हैं, कहीं कहीं के लिए रवाना हो रहे हैं, और प्लेटफॉर्म की पूरी एक लाइफ है, मतलब पूरी उस लाइफ। पे आप देखोगे सामान बेचने वाले लोग हैं, खाना बनाने वाले लोग हैं, ठेले लगाने वाले लोग हैं, फल फूल बेचने वाले लोग हैं, किताबें बेचने वाले लोग हैं, और उसके अलावा और भीख मांग, मतलब पूरी एक, बिल्कुल। हाँ एक पूरी वो जो डिफरेंट। आपने एक उसमें दिखाया कि वो डेड बॉडी वहाँ पे बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, तो
कुछ लोग वहीं पे रह रहे हैं, वो आके वो बॉडीज को उठाना, उसमें एक कैरेक्टर ने कहा कि हम यहाँ रहते हैं, हम कोई किराया नहीं देते, तो इतना तो कर ही सकते हैं, वो हेल्प करते हैं पुलिस को वो बॉडीज उठाने में और इस तरीके का। और एक वो आपने उसमें दिखाया, मतलब उसमें डॉक्यूमेंट्री में है कि साधु लोग जा रहे हैं तो उन्हें टिकट की जरूरत नहीं है। मतलब एक ये सब जो चीजें हैं, लाइफ एक बहुत बड़े उसमें हम कुछ देख रहे हो, तो उसमें जो एक छोटा सा जो एक जीवन का पुर्जा होता है वो घूमता हुआ हमें वहां पे दिखाई देता है। इस उसमें जो आपकी डॉक्यूमेंट्री है उसको उसको आपने कैप्चर किया है। और रेल वैसे भी जीवन का एक प्रतीक माना जाता है, दो पटरी पर दौड़ती हुई रेल, और हमारे सामने एक के बाद एक पड़ाव आते हैं, फिर भी बिल्कुल। हाँ जीवन चलता जाता है। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कह तो बहुत ही मतलब उसमें कोई एक ऐसी कहानी नहीं है, कोई एक निर्धारित कहानी नहीं है, लेकिन कहानी में भी कितनी सारी कहानियां हैं कह गई है आपकी ये डॉक्यूमेंट्री वो। हाँ मतलब उस तरह से कहानी नहीं है, लेकिन कहानी उन लोगों की है जिनको जिनको मतलब कहीं ना जाना है ना कहीं आना है। बिल्कुल। वो बस मतलब वहाँ स्टेशन पे पहुंच गए, टिके हुए हैं बस, और फिर कब चल देंगे पता नहीं। जैसे साधु पता लोग हैं, वो उनके पास टिकट विकेट का पैसा नहीं होता, तो वो चढ़ जाते हैं, वो लोगों की गुडविल पे चलते हैं कि भाई बिल्कुल। कोई कोई अच्छा टीटी होगा तो वो ले जाएगा, दूसरा उतार देगा। तो वो और बोलते हैं, चलो ठीक है, जितना चल जाए उतना ही ठीक है। भगवान के नाम पर राम जी भला करेंगे बोल के। हाँ मतलब हाँ कि ठीक है, जितना हो जाएगा ठीक, मतलब तो उनका एक आ, वो है, एक विश्वास है जो मतलब जी। लोगों की गुडविल में भी है, और एक परमात्मा में भी है कि भाई देखते हैं क्या है डेस्टिनी में, है ना, मतलब डेस्टिनी पे बड़ा विश्वास है उनका उस तरह से। तो जी ऐसे भी लोग हैं जो मतलब जिनके लिए टिकट का ही कोई मतलब नहीं है, मतलब ही। है ना। और और वो जैसे जो जनरल कूपे में वो 200 लोग एक कंपार्टमेंट में पुलिस वाले बैठा रहे, मतलब इमेजिन। मतलब वो एक्चुअली कितना मतलब भयानक है, उसमें आप सोच नहीं सकते हो कि एक बार आप घुस गए तो उतर नहीं सकते। उतर नहीं और सकते। बाथरूम तक लोग बैठे होते हैं, मतलब आप बाथरूम में भी जाना चले गए तो आपकी सीट चली जाएगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मतलब ये एक अलग अलग आप कह सकते हैं पूरे दृश्य हैं लाइफ के, है ना, कि इस तरह से भी है और इस तरह से भी है। पर ये वो लोग हैं जनरली जिनका कोई बहुत, ना तो ट्रेन को इंतजार है ना रेलवे को इंतजार है, ना और कोई लोग हैं जिन जो उनकी राह देख रहे हैं। लोग मतलब किसी भी तरह से अपना एक मतलब जीवन साध लेते हैं, मतलब इतने कम में भी लोग जीवन जी लेते हैं, या चलिए। इतनी सी जगह में भी निकल, मतलब आप सोचो। निकल निकल। कि अगर हम लोग तो शायद कि भाई रिजर्वेशन नहीं है तो नहीं ट्रैवल करेंगे, हाँ, वो लेकिन उसमें ही हमारी सांस फूलने लगती कि रिजर्वेशन नहीं मिला, अब हम जाएंगे कैसे, हमें बैठने के लिए प्रॉपर जगह चाहिए, अपना लगेज रखने के लिए प्रॉपर चाहिए, यहाँ पे तो मतलब अगर इमरजेंसी ना हो उस तरह की तो लोग नहीं ट्रैवल करेंगे। बट नहीं कर। तो मतलब ये उस तरह की एक इनक्वालिटी तो मतलब इतनी रेलवे में जितनी मतलब एक आप कह सकते हैं कि पूरे व्यापक रूप से दिखती है, वो शायद एक जगह पे ऐसे कहीं और दिखती नहीं है। शायद बस स्टैंड में भी ना दिखती हो, क्योंकि नहीं बस दिख। स्टैंड में भी इतना डिवीजन नहीं होता। रेलवे नहीं। में बहुत स्ट्रिक्ट डिवीजन है कि एसी है, फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, फिर थर्ड क्लास तो अब खत्म ही हो गया, अब सीधा खत्म। रिजर्वेशन वाला डब्बा। एक जमाने में थर्ड क्लास भी होता बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो होता था। हाँ, और अब स्टेशन पे देखो, रेलवे पे आप देखोगे कि वेटिंग रूम है, वेटिंग रूम में भी डिवीजन है। फर्स्ट क्लास के लिए है, सेकंड क्लास के लिए है, और नॉर्मल लोगों के लिए, एसी के हाँ, लिए है, मतलब पूरा पूरा क्लास डिवाइड है एकदम। तो अब आपको समाज का पूरा सारा जो एक हाँ क्लियरली आपको दिखता है। वहां पे रेलवे स्टेशन पे आपको दिख जाएगा। उसमें फिर अनाथ लोग हैं, अनाथ बच्चे हैं जो कहीं से भाग के आए हैं, या बेचारे किसी मुसीबत में हैं, या औरतें हैं। मतलब मुझे बहुत उस दौरान मतलब बहुत और भी ऐसे एक्सपीरियंसेस से इंटरव्यूज थे जिनको इंक्लूड नहीं कर पाए, कि लोग एक बहुत ही मतलब मार्मिक सी कहानी, एक लड़की की, 13 साल की थी वो लड़की। और जब मैं उससे मिली तो आई थिंक वो शायद 40 साल की रही होगी। और वो शी वॉज एन एक्स एक्स सेक्स वर्कर। फिर उसके बाद वो किसी एक एनजीओ में काम करने लगी थी। तो वो
उसकी कहानी है कि भाई वो उसकी जो पड़ोसन थी वो उसको ले गई और फिर उसको छोड़ दिया उसने, और वो पहुंच गई पूना। अब वो पूरा पहुंच गई तो उसको लगा मैं घर लौट जाऊं, फिर वो, लेकिन आप सोचो मतलब बच्चों की भी 13 साल की उम्र में भी उस लड़की की इतनी समझ है समाज की, एक्सेप्टेंस की, और कि कह रही है कि मैं 3 दिन बाद मैं घर तो पहुंच गई, लेकिन मैं जैसे ही मेरा स्टेशन आया तो मुझे लगा कि अब मैं 3 दिन बाद घर जा रही हूँ तो मुझे घर में कौन रखेगा। तो कहती कि मैं वापस पूना चली आई, मैंने सोचा किसी तरह से भी झाड़ू पोछा करके जो है मैं अपना काम चला लूंगी, काम। लेकिन वहां पहुंचती है बट शी इज ट्रैफिक्ड। तो रेलवे स्टेशन मतलब उस तरह की घटनाओं के लिए भी मतलब एक, इट्स अ बिल्कुल माइक्रोकॉज्म है, आप कह सकते हो। एक मतलब इतने लेयर्स है ना वहां पर। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, हाँ। बिल्कुल पुलिस भी मिल वही। जाएगी आपको, चोर भी मिल जाएंगे, बिल्कुल सब बिल्कुल। मिलेगा वहाँ पे। मतलब एक बहुत बड़ी कहानी के अंदर छोटी सी कहानी, उस कहानी के अंदर कहानी, मतलब खुलता जाता है, खुलता जाता है। और चलिए ठीक है, इस कहानी के बाद अब आप अपनी पसंद से कोई कविता हमें सुनाइए। ठीक है, मैं आपको एक लंबी कविता सुनाती हूँ। बिल्कुल। हम्म इस कविता का शीर्षक है शिमला में मार्को पोलो। जी। अब शिमला तो कभी गए नहीं थे मार्को पोलो वैसे, लेकिन मैंने इमेजिन किया कि क्या पता वो अगर आते तो क्या हो। हालांकि शिमला तो बहुत नया शहर है, मार्को पोलो तो मतलब 13वीं नहीं, आप शताब्दी। इमेजिन कर सकती हैं, मैं समझ सकती हूँ। मार्को पोलो शिमला में आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते? वैसे बिल्कुल। पहुंचे भी हुए हैं, वो आपको कविता के अंत में पता चलेगा। जी 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 जी। शिमला में मार्को पोलो। शिमला में मार्को पोलो का आना तय नहीं था, फिर भी लोगों को विश्वास था कि एक दिन वे आएगा जरूर। बहुत दिनों से वे भूल चुके थे सड़कों के नाम, पुरानी पड़ चुकी इमारतों के नक्शे, रास्ते जिन्हें बुरांश कब्जा चुके थे, पेड़ जो सरकते गए थे पीछे, ज्यों ज्यों देवदार घेरते गए जंगल। पानी के स्रोत भी वे भुला चुके थे। भूलने लगे थे वे शहर का अंतरंग भूगोल और इतिहास वाइसरॉय की इमारत से पहले का। बस इतना उन्हें याद रहा कि बेगार करवाई थी, खाने को मिली थी डबल रोटी और मीठा मुरब्बा, जो किसी को हजम नहीं हुई। कुछ दिन बाद, कुछ दिन काम बंद रहा। लाट साहब नाराज हुए बहुत। पत्नी से विरह नाकाबिले बर्दाश्त था। दूरबीन से सतलुज का हरा उन्हें बहुत भाता। ये नज़ारे अकेले देखते वे उकताने लगे। उन्हें चाहिए थे सैर सपाटे, पाइन के जाम, नाच के हसीन पल, फॉक्सट्रॉट के कदम, दो आगे एक बाएं, फिर संगिनी का दो आगे एक दाएं, दाएं बाएं बाएं दाएं, धरती के अनंत घेरे। संगीत की धुन पर कहाँ थे बाक और ब्राह्म्स? संतोष करना पड़ रहा था झिंगुर ही से। करुणा उनमें कम थी, कौतूहल बहुत अधिक। झिंगुर के पैर उल्टे लटकाकर निरीक्षण करवाया उसके गले का। मिला कुछ नहीं तो नाम क्रिकेट पढ़वा दिया। उससे भी संतोष न हुआ तो द्विपद नामकरण करवाया। नामकरण में मजा आने लगा तो जितने जीव जंतु वनस्पति थे सबको मिले नए नाम। चाय के बागान लगवाए, सुंदर कप और केतलियां मंगवाई ढेर की ढेर चीन से। बर्मा के जंगल कटवाए, टीक से बनवाए फर्श, छतें और जीने महीन कारीगरी के। फूलों की क्यारियां, महकती लताएं, चिनार के पेड़, रास्ते बनवाए, ट्रेनें चलवाई, सुरंगें निकाली, रंगमंच खुलवाए। आकाश गंगा, किन्नर कैलाश, चुंधियाती बर्फ के अनंत नजारों के लिए बनवाया एक खास बरामदा, लेडी डफरिन्स टेरेस। तिब्बत तक फैला साम्राज्य, नदियां, पहाड़, सब पर उनकी नजर थी। सिर्फ इशारों ही से बदल देते थे वे सदियों का चलन। उनके देखते लोगों के परिधान बदलने लगे, बदल गए जीने के तरीके, भाषाएं विलुप्त होने लगी, जैसे स्लेट पर कोई गीला कपड़ा फेंक दे।
शाक्य मुनि की भूमि स्पर्श वाली मूर्ति पत्रभार के काम में आ लगी। उनके सर पर हाथ फेरते साहब सभ्यताओं के नक्शे बदलते जाते। कहाँ किस देश कितने घुड़सवार, गोला बारूद, तोपें, बंदूकें, काले सैनिक, गोरे अफसर, कौन कौन किस दिशा में कहाँ तक, कब कब, वे तय कर देते। बनखोर के पेड़ों पर बंदरों की उछल कूद देखते। अंत तक, जब तक उनकी माली हालत खराब न हुई और ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु उनके उन्नत ललाट पर शिकन तक न आई। समरहिल के लिए क्या कहीं कोई ट्रेन थी? वहां कैसे पहुंचते थे? अगर सपनों में नहीं तो क्या सुबह सवेरे, घोड़ों पर या फिर पैदल ही? जुजुराना की बिलखती आवाज के किनारे किनारे भराल के खुरों में पड़े पानी में अक्स देखते। माघ या चैत्र किस सदी बुरांश सबसे अधिक खिले थे? क्या अब भी पज्जा के फूल सैलानी चोरी से अपने बस्तों में छुपा ले जाते हैं? क्या वृंदा अब भी सैर पर जाने से पहले जेबें चॉकलेट से भर लेती है? क्या उसकी पीठ अब और झुकाई है? एननडेल पर अनंत तक फैली सफेद चादरें, तकिए के गिलाफ और वीआईपी जांघिए हर रंग के, जिनके इलास्टिक ढीले हो चुके हैं, सिर्फ नाड़े और कमरबंद उन्हें थामे रखेंगे। धरती जो खींचती है हर चीज को अपनी ओर के पास लौट जाने से। सैलानियों के थके कदम और झुके कंधे नहीं सह सकते इतना उजाला, इतना गाढ़ा हरा, चमचम करता नीला, पेड़ों की आपसी बातचीत, उड़न छू गिलहरियों की लहराती पूंछ। नहीं नहीं, 2 दिन बहुत है समरहिल में। फहश है इससे अधिक की कामना। यूं भी आकाश गंगा को देखते देखते हम भूल सकते हैं अपने आप को। ये उचित न होगा। हम छोड़ आए हैं नीचे मैदानों में चरमराती अर्थव्यवस्था, सड़कों पर 150 मील की रफ्तार से चलने वाली गाड़ियां और टीवी पर बोलते ही चुप करा देने वाले पत्रकार। इनसे निजात सभ्यता से गद्दारी होगी। एक गांव जहां नीली स्लेट के बस कुछ एक घर थे और घने बहुत घने जंगल थे, वहां जाते जाते रह गया था मार्को पोलो। पर भूला नहीं था वहां जाने का रास्ता। एक दिन लौटना ही था उसे, और वह लौटा कई शताब्दियों बाद, एक हरी बस पर अपना नाम सजाकर। बात है। आपने पूरा भ्रमण करवा दिया मार्को पोलो के साथ। हमें भी आपने कहाँ से कहाँ तक घुमा दिया। और मतलब मुझे लगता है आपकी जो दृष्टि है वो बहुत गहरे भेदती है। मतलब आप कोई चीज अगर देख रही होती हैं तो वो एकदम आर पार एकदम निकलती है। मजा आ गया। बहुत ही सुंदर कविता है। आपके जो बिंब होते हैं, कहानी सी एकदम लगती है कविता। बहुत सुंदर। अ, थैंक यू, शुक्रिया। एक और जो मैं आपकी कविता पढ़ी थी मैंने, ईरानी गलीचा, हम्म। इसे भी एक बार आप सुना दीजिए। बहुत अद्भुत कविता है। ठीक है। मैं शिमला में दरअसल 2 साल रही हूँ जी। और शिमला से बहुत लगाव है मुझे, हम्म। क्योंकि वहाँ हम मतलब बहुत मतलब अद्भुत शहर तो है ही, पर वहाँ जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है जहाँ पर मेरी फेलोशिप थी 2 साल की, जी। वहाँ जो समय बिताया वो बिल्कुल अद्भुत समय था। तो ये जो बिल्डिंग है, मतलब वाइस रॉय की जो बिल्डिंग है, जिसे हम्म। हमारे जो राष्ट्रपति थे हम्म। अम, पंडित राधा कृष्णन जी, जी। तो उन्होंने ये मतलब एडवांस स्टडी के लिए उसको दे दिया था। मतलब इट यूज टू बी प्रेसिडेंट्स पैलेस, हम्म। उससे पहले वाइस रॉय का था। तो उन्होंने कहा कि वो खुद शिक्षक थे, खुद स्कॉलर थे, तो वो इन चीज़ों का महत्व समझते थे कि भाई, ऑल्सो शेयरिंग में विश्वास था उनका ना, कि जो ये इतनी संपदा है, आर्किटेक्चर सुंदर, मतलब सुंदर आर्किटेक्चर है, बहुत खूबसूरत जगह है, तो इसे जो स्कॉलर्स हैं, एकेडमिक्स हैं, राइटर्स हैं, उनको उनको दे देना चाहिए कि वो यहाँ के रहें, यहाँ के पढ़ें लिखें जो भी करें। तो वहाँ पे कृष्णा सोपती, निर्मल वर्मा, ये सब लोग वहाँ पे फेलो रह चुके हैं। तो तो शिमला अगर आप जाएं तो वो एक इम्पॉसिबल जगह है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। हम्म।
तो तो मुझे लगता है ये जो मतलब कविताओं के पीछे की जो पृष्ठभूमि है, तो ये क्या वो शिमला का असर है? हाँ, मतलब मैं शिमला मुझे इतना पसंद है ना, और चंडीगढ़ से बहुत पास है, हुँ, कभी भी जा सकते हो, मतलब 100 किलोमीटर का भी मुश्किल से डिस्टेंस है, तो आप 3 घंटे में, 3.5 घंटे में पहुंच तो जाते आप क्या फ्रीक्वेंटली ऐसे जाती रहती है जब आपका मन करता हैं। हाँ, है जब कि मेरा मन करता है, जब छुट्टी होती है, मैं कार उठा के चली जाती वाह! हूँ। मतलब आपके अंदर का मार्को पोलो जाग जाता है और आप चंडीगढ़ से शिमला पहुँच जाती हैं। हाँ, काफी मतलब छोटा, मार्को पोलो का जो विस्तार है वो बहुत कम है, चंडीगढ़ से शिमला, शिमला से चंडीगढ़। और उसमें से आप कहाँ से कहाँ तक जोड़ देती हैं? आपकी कल्पनाओं का विस्तार तो अशेष है। अब वो तो मतलब आप वहां जाते हैं तो आपको आप मतलब ऐसी कोई जगह आप जाओ तो उसका इतिहास उसके साथ हर वक्त लगा हुआ है। हुँ, हाँ, मतलब आप ऐसे किसी शहर में चले जाओ तो आप उसके साथ ही जीते हो। आप मतलब उस बिल्डिंग में हम लोग, हमारी स्टडीज थी, हम वहाँ पे पढ़ने जाते थे रोज, वहाँ बैठ के हम लोग अपने काम करते थे, प्रेजेंटेशन देते थे। तो आपको हर वक्त वहाँ पे मतलब ऐसे एहसास होता है कि यहाँ पे जो लोग रहते होंगे उस वक्त क्या उनका क्या सोचते होंगे वो लोग, या कहाँ से, मतलब वो बिल्डिंग ही ऐसी कमाल की है ना, मतलब वो एक ऐसा लगता है जैसे कोई स्कॉटिश कासल टाइप की बिल्डिंग, और उसमें जो वो अंदर बर्मा की टीक, पता नहीं कितने जंगल कटवा के उन्होंने वहां बर्मा के टीक से वो, मतलब पूरा एकदम वुडन बहुत जबरदस्त किस्म का जो है कारीगरी है, उसमें महीन कारीगरी है। पूरी छत तो मतलब तो कोई सोच नहीं सकता, वो शायद राजा महाराजा ही करवा सकते थे इस तरह की चीजें। तो वो जो उसकी सुंदरता है, उसके पीछे दर्द भी तो कितना है, मतलब आप सोचो बर्मा के जो कितने जंगल कटे होंगे, और वहां से वो शिमला कैसे लाए होंगे, शिमला। है ना। मतलब ट्रेन तो ट्रेन भी बाद में आई है, उससे पहले ही बन चुकी थी वो इमारत। तो वो कैसे उन्होंने ट्रांसपोर्ट किया होगा, उस समय सड़कें भी कोई इतनी अच्छी नहीं थी, और अम, क्या इतिहास रहा होगा, मतलब लोगों से बेगार भी करवाई होगी, जाहिर है तो करवाते ही थे। बिल्कुल, बिल्कुल। और और ये भी मतलब जैसे चीजों को जो नाम देने की जो प्रथा है, तो कॉलोनियलिज्म से हम जानते हैं कि उसने जो लोगों के लोकल जो चीजों के नाम थे उनको हटा करके पूरा साइंटिफिक, है ना, तरीके से चीजों को नाम देना शुरू किया, जिसे हम क्या कहते हैं, लीनियस क्लासिफिकेशन, कि हर चीज के दो भाग होते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो हर चीज के नाम, पूरा जो पुराने नाम थे जिनसे लोग उनको जानते थे, वो छूट गए पीछे। पीछे अ, छूट पेड़ पेड़ों के नाम, पक्षियों के नाम, सब चीज के उन्होंने नए नाम दिए। तो वो इसी तरह से है ना कि भाई जैसा अक्सर मैंने सुना है शादी के समय होता है कि लड़की का नाम बदल देते हैं, घर आते हैं तो कुछ और नाम कर देते हैं। बचपन किसी और नाम के साथ था, शादी होती कुछ और नाम। शादी किसी और के नाम। वो इट्स लाइक कि आप मतलब उसका पूरा री इमेजिन कर दिया आपने, उसका लाइफ चेंज कर चेंज कर दिया। नाम चेंज करना इज लाइक आपकी आइडेंटिटी बदल जाती है जिस, बदल तो मुझे तब लगता उसमें उनको सुकून लगता हो कि हमने एक बहुत बड़ा काम कर दिया, उसके पूरे अस्तित्व को अपने अपने अपना एक नाम देकर उसको पूरा है तो मतलब वही है ना साम्राज्यवाद, कि जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, मतलब जैसे मैरिज के संदर्भ में अगर स्त्री के संदर्भ में बात हो तो वो उसकी अपनी आइडेंटिटी कुछ नहीं है, एक नई आइडेंटिटी है जो दे दी है, और उसके लिए किसी को कोई गिल्ट नहीं होता। कोई नहीं सोचता कि भाई इसके ऊपर कोई कैसे रहेगा एक नए नाम के साथ, इतना आसान तो नहीं है आप। बट चलो ना, लेकिन फिर धीरे धीरे जब आपका नाम छूट जाता है तो बहुत सारी और चीजें भी छूट जाती है ना। तो तो ये सब चीजें ऐसे दिमाग में चलती ही रहती है। फिर वो आई थिंक कभी एक एक्चुअली पहली लाइन तो मुझे ऐसे आई थी, मैं वहां पे एननडेल करके एक जगह है, तो वहां एक दिन मैं गई तो मैंने देखा, वो जो आप देखे होंगे ना आपने, हरे रंग की बड़ी बड़ी बसें, हुँ, हुँ। उन पे मार्को पोलो लिखा रहता है। तो मैं उसको देख अच्छा, के मुझको लगा, अरे शिमला में मार्को पोलो क्या कर रहा है। तो मुझे वहां से एकदम ऐसे ख्याल आया कि हाँ, मतलब ये तो अपने आप में ये, मतलब एननडेल वहां की सबसे नीची जगह है एक तरह से देखा जाए तो, वहां पे
पहले रेस कोर्स होता था, अब वहाँ पे एक हेलीपैड बना हुआ है। और वहाँ पे इतनी तंग गलियां है ना वहाँ पे, वो बस इतनी बड़ी सी बस वहाँ पे आई हुई थी, नीचे उसका लास्ट स्टॉप था, और वो मतलब उससे लिखा हुआ से मार्को पोलो। तो इस तरह मार्को पोलो आए आपकी हाँ, कविताओं में। मुझे लगा ये क्या मतलब कमाल की बात है कि मार्को पोलो शिमला में, शिमला में। बस के ऊपर उसका नाम लिखा है, कितना सही नाम है कि और शिमला से आपकी कविताओं में आ गए मार्को पोलो। हाँ। ऐसे ही चलते फिरते। चलते फिरते। चलिए, बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करने में, और धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं अपने समय पे, क्योंकि हर चीज की एक निर्धारित सीमा होती है। एक बिल्कुल। प्रश्न और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, विजय जी, हर चीज का अपना एक नियम होता है, एक दर्शन होता है, एक सिद्धांत होता है, उसके अनुरूप वो चीजें काम करती हैं। तो नेचुरल है, आपका भी एक सिद्धांत होगा, एक दर्शन होगा। तो विजय सिंह का क्या सिद्धांत है, क्या नियम है? किस दर्शन पे उनका जो कल्पना लोक है, या उनकी जो सोचने की जो क्या बोलूं, आपका रचना संसार किस दर्शन, किस सिद्धांत पे चलता है? आपकी व्यक्तिगत सोच क्या है? मतलब ऐसा कोई सिद्धांत तो नहीं है, या ऐसी कोई इस तरह की विचारधारा भी नहीं है, पर ये है कि जो मतलब उस तरह से विचारधारा के बारे में तो क्या कहा जा सकता है, बट अगर वैसे विचारधारा के बारे में सोचा ही जाए तो मुझे लगता है कि अम, ऐसी कोई विचारधारा होनी चाहिए जिसमें सबके लिए न्याय हो, सबके लिए समानता हो, बराबरी हो, और जो डिफरेंस है उसको रिस्पेक्ट किया जाए, उससे डरा ना जाए, या और एक टॉलरेंस की दुनिया होनी चाहिए, जहाँ पे एक डायलॉग हो, एंगेजमेंट हो। तो इसको क्या नाम दे सकते हैं किसी विचारधारा का, ये नहीं, मतलब मुझे लगता है कि दुनिया की जो बेहतरीन विचारधारा है वो सब इन्हीं चीजों से ही बनती हैं शायद। तो बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल। कोई नाम, ऐसा कुछ पर्टिकुलर मुझे लगता है उस तरह से कोई सिद्धांत को तो मैं रेखांकित नहीं, नहीं कर। आप नाम मत दीजिए, बट एक होता है कि जैसे मुझे कोई काम करना है, मेरे सामने एक प्रोजेक्ट आया है, मुझे इस पर काम करना है, तो हम उस पर अपनी कौन सी ऐसी आइडियोलॉजी सेट करेंगे, मतलब आपका काम करने का सिद्धांत क्या होगा, आप किस तरीके से उस पर आप काम करेंगी? बहुत सारे लोगों का, जैसे मेरा है कि मतलब बहुत लोग ये सोचते हैं कि समाज के लिए ये करना है, समाज में ऐसा होना चाहिए, समाज में वैसा होना चाहिए। बट मैं सोचती हूँ कि एक बिंदु होता है छोटा, वहां पे हमें अपना काम करना चाहिए। जब हम उस जगह पे टिक के अगर हम काम करेंगे, तो वो जो हमारे काम का आउटकम होगा, वो ऑटोमेटिकली समाज में जाएगा, और उस चीज का सुधार होगा, या जो भी हम करना चाह रहे हैं वो उस तरीके से आउटकम इस तरीके से आएगा। तो मतलब आप किस तरीके से काम करती हैं? मतलब कोई भी प्रोजेक्ट होता है, वो कहीं कोई भी क्षेत्र हो सकता है, तो आप कैसे करती हैं? मतलब मेरा क्षेत्र तो मुझे लगता है या तो आप कह सकते हैं आलोचना का है, या फिर रचना का है। तो अब दोनों में ही मुझे लगता है कि जो मैंने सीखा है अब तक, जैसे पहले जब हम मतलब शुरू किया था काम वाम करना, तो उस वक्त हम कोई एक समझ लेके चलते थे कि ठीक है, इसको हम एक इस दृष्टि से देखेंगे। हम्म, लेकिन अब मुझे लगता है कि जैसे अ, हमारी हम मतलब जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि एक समग्र दृष्टि लेके चलना चाहिए। कोई सिर्फ एक तरीके से सोचने से काम नहीं चल सकता, क्योंकि वो बहुत नैरो हो जाता है फिर वो विषय। एग्जैक्टली। हाँ, तो उसमें आप फिर क्योंकि आप इतने साल से आप पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, तो एक ब्रॉड सेंस भी डेवलप होने लगता है चीज़ों का, जिसमें फिर जिन चीज़ों से आपको एक आप कह सकते हैं एक सरोकार रहता है कि वो
इक्वालिटी की बात है, जहाँ जैसे फॉर एग्जांपल, या जेंडर की बात है, जेंडर जस्टिस की बात है, या सोशल जस्टिस की बात है। और उस मतलब वो चीजें आपको एक जाहिर तौर पे मुझे अट्रैक्ट करती हूँ, है ना। जैसे सोशल जस्टिस है, या सोशल, या वुमेन के जो इश्यूज हैं, कास्ट से संबंधित जो चीजें हैं, और यही चीजें मुझे लगता है कि मतलब इनके प्रति एक 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 दृष्टि मुझे लगता है बनती है धीरे धीरे, जिसमें फिर सारी चीजें मतलब घुलती मिलती रहती है। ये जो आपने आलोचक वाली मतलब आलोचना वाली जो बात की, तो ये जो आलोचना होती है, इसका आपके लाइफ में क्या रोल होता है, या कहिए कि जब आप आलोचक हैं तो क्या आप अपने को भी उस दायरे में रखती हैं, मतलब कि आप पहले अपने से शुरू करती हैं, फिर बाहर जाती हैं, या बाहर को देखकर अपने पास आती हैं? मतलब ये जो प्रोसीजर होता है आलोचना का, वो कहाँ से होता है? आप से समाज, या समाज से आप? मुझे लगता है दोनों ही होता है। जैसे केमिस्ट्री में एक सिंबल होता है ना, ऐसे और ऐसे, एक एरो इधर जा रहा है, एक एरो इधर। एक कैरेक्टर जा रहा है, तो वो मुझे लगता है वो दोनों ही होता है, क्योंकि बहुत मतलब सारी, हाँ, इट्स लाइक, इट्स अ फ्लो। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। इट्स अ फ्लो, इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, इट्स अ फ्लो, कि ओके। आपकी तरफ से भी जा रहा है, वहां से भी आ रहा है। जैसे बहुत सारी चीजें हैं जिनका हमें इल्म नहीं था बचपन में, या बहुत बाद तक भी, तो हमारे वो एटीट्यूड में झलकता था। लेकिन जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ती है चीजों की, तो आप अपना एटीट्यूड चेंज करते हैं कि हाँ, ये इस तरह से व्यवहार ठीक नहीं है, या इस तरह से सोचना ठीक नहीं है, इसको दुरुस्त करना चाहिए। फिर ये भी हो सकता है कि आपको कभी ऐसे लगता है कि अ, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके आसपास आपको लगता है कि ठीक नहीं है, या तो वो आप फिर उसमें इंटरवीन करते हैं अपनी तरफ से। तो मुझे लगता है इट्स लाइक दैट, इट्स अ फ्लो, बोथ वेज है, ऐसे ओके। मुझे लगता है। हाँ, हाँ। मतलब ऐसा भी होता होगा कि कभी जब मतलब आज की सिचुएशन में आपने कुछ काम किया रचनात्मक, उसको ही पहलू को लेकर मैं बात करती हूँ, आपने कोई कविता लिखी, आपने कोई मूवी डायरेक्ट की, आपने कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई, तो अभी तो आपको लग रहा है कि हाँ चलो ये सब अच्छा है, जब बहुत समय बाद आप जब पीछे पलट के उस चीज को देखती हैं, हम्म, तो हम्म। आप अपनी आलोचना हाँ, पूरी तरीके से निस्वार्थ मतलब निस्वार्थ नहीं, निष्पक्ष भाव से करती है उस चीज को, या हाँ, सोचती कि मतलब नहीं मुझे कि लगता है कि आलोचना के मामले में तो हम लोग तो पैदा ही ऐसे घर में जब इतनी आलोचना होती थी कि आलोचना इज पार्ट ऑफ लाइफ। बिना आलोचना के तो मतलब लगता है कुछ नॉर्मल नहीं है। ये तो वो जो आलोचना होती है वो आपकी अपने अंदर से भी आती है, आपकी आत्मा, नहीं तो कि आपकी आत्मा की नहीं यार ये काम मैंने किया है, नहीं ये हमेशा अच्छा ही होगा, ऐसी वाली नहीं, फीलिंग भी आती एक्चुअली बहुत सारी चीजें आपको दूसरे लोग दिखाते भी हैं, क्योंकि अपनी चीज नहीं भी दिखती है ना आपको, आप है। उसमें एकदम मगन होते हैं, है ना, कि लगता है हाँ ये बिल्कुल सही है। नहीं लेकिन दूसरे लोग बताते हैं तो फिर लगता है हाँ वो सही कह रहे हैं। ये जैसे मेरी फिल्म की बात हो रही थी, जो ये दूसरी फिल्म है अंधेरे में, जो निर्मल जी। वर्मा की कहानी पे बनी है। तो एक मतलब उसके अलग अलग लोगों ने अलग अलग मुझे व्यूज दिए हैं। एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसमें ना लव की बात है। तो फिर दूसरे एक मेरी मतलब वो फिल्म क्रिटिक है, वो टीचर भी हैं, तो उन्होंने कहा कि इसमें ना मुझे एक बात लगी, इसमें मतलब एक थोड़ा एक सेंटिमेंटालिटी है, एक क्योंकि और थोड़ी सी मतलब उस तरह से है कि एक औरत के प्यार में तीन लोग हैं। तो मुझे लगा हाँ ये बात सही है, मतलब एक औरत है, उसका पति, उसका बच्चा, उसका प्रेमी, सभी, मतलब ये, मतलब इट्स लाइक कि हाँ ये मतलब ये इट्स हालांकि मुझे लग रहा है कि इट इज एक्चुअली अबाउट दिस वुमन, बट लेकिन क्या इसमें जो गेज है, इज दैट लाइक अ मेल गेज?
यू नो। तो बहुत सारी चीजें हमें नहीं हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत पॉलिटिकली अपने आप को अवेयर मानती हूँ इन चीजों के मामले में, लेकिन फिर भी हमसे चूक हो जाती है, या लेकिन जैसे कि मेरे मित्र ने कहा कि नहीं, इट इज नॉट अबाउट दैट, इट इज अबाउट लव। तो वो इट इज अबाउट लॉन्गिंग, इट इज नॉट, यू डोंट हैव टू स्लॉट इट लाइक दैट। तो लेकिन मुझे दोनों ही बातें ठीक लगती है, मुझे लगता है कि हाँ, ये भी तरीका है और ये भी तरीका है, दोनों तरीकों से हम इस चीज को देख सकते हैं। तो हाँ, मतलब सेल्फ क्रिटिक तो मुझे लगता है कभी कभी इतना ज्यादा हो जाता है कि हम कुछ कर ही नहीं पाते। आप नहीं, एकदम आपने लूज हो आपने जो जाते ये हो। वाली बात बोली ना, मतलब जब लोग आपसे कहते हैं कि ये नहीं ये, तो आपको लगता है हाँ सही कह रहे हैं यार। फिर जो थर्ड पर्सन आके कहता है नहीं ये नहीं है, तो आप हाँ ये भी सही है। तो इसका मतलब क्या, मतलब ये जो आर्टिस्ट वाला जो मतलब एक रचनाकार के जो दिमाग में ये जो पूरे झरोके उसने खोल के रखे होते हैं इतने सारे, उस सब में से जो है आपने लगता है हाँ, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। नहीं, कंफ्यूज की बात नहीं, मुझे लगता है वो इतने आयाम होते हैं चीजों के, हम्म, हम मतलब एक ही तरह से देखने देखने की नहीं देखना चाहिए, उसको रिड्यूस नहीं करना चाहिए एक चीज पे, बहुत आयाम हो सकते हैं किसी भी चीज को देख। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं एग्री करती हूँ। तो वो उसमें आई थिंक वो जो सेंटिमेंटेलिटी वाली बात है वो भी सही है, मुझे लगता है गलत नहीं है वो, कि हाँ, फिर मुझे लगता है कि हाँ, निर्मल वर्मा की राइटिंग में भी है इस तरह की एक फीलिंग, मैं उसको बिल्कुल बिल्कुल है उसमें से जी। कैसे बच सकती हूँ। तो तो मुझे लगता है कि एक मतलब इट्स अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है जिसे हम जिसमें क्रिटिक के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है ना, आगे बढ़ना क्या पॉसिबल, या जो आपने किया है उसको आप उसमें तो अनंत संभावना है इम्प्रूवमेंट की होती है हर चीज में। तो अगर कोई इंडिकेट कर दे तो मुझे लगता है बहुत अच्छा होता है, क्योंकि फिर वो आपको अ, आगे जो आप उस तरह का काम करते हैं उसमें आप सावधान हो जाते हैं, आप सचेत हो जाते हैं कि हाँ, इसको मुझे इस तरह से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप उससे एग्री करते हैं तो हो सकता है आप ना एग्री करें तो अलग बात है, क्योंकि आप कभी कभी एग्री नहीं भी करते हैं, कोई बहुत स्ट्रांग बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है जो हो सकता है कि आपको ना लगे। जी बिल्कुल। अ, तो विजय जी, आपका ये जो आलोचक रूप है ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपके जो अलग जो और जो रचना पक्ष हैं उसको मतलब कंट्रोल करने में या दिशा निर्देशन करने में इसका एक अहम रोल है। तो ये जो तीनों जो जितनी भी वो हैं वो आपको एक कंप्लीट रचनाकार के रूप में रखती हैं हमारे सामने। हालांकि मुझे तो लगता है आप मतलब बहुत ही और बीइंग वेरी काइंड। मुझे लगता है कि इतना कुछ ऐसा बहुत ही जैसे मैंने कहा दखल अंदाजी है, ऐसा कोई दखल तो कुछ है नहीं। उस नहीं, तरह तो ये से दखल अंदाजी बहुत मजेदार होती है और ये पता नहीं क्या क्या करवा देती है, और वो बाद में सोच के खुद को भी रोमांचित होते हैं हम कि वाह यार ये भी कर दिया हमने। पता नहीं, तो इतना तो किया नहीं ऐसा। विजय जी, अब हम चलते हैं, हमेरा मतलब धीरे समय हो गया है मेरा। एक कोई छोटी सी अपनी मनपसंद कविता सुना दीजिए और उसके बाद फिर हम ठीक इस है। मीटिंग को। आप मुझे कह रही थी रानी गलीचा सुनाने को, जी या तो मैं वो सुना देती हूँ, या एक और बहुत छोटी सी कविता है वो मैं सुनाना चाहूंगी इसके बाद, जी जी क्योंकि ये बिल्कुल आपने बिल्कुल। कहा सुनाई, तो ये छोटी, ये भी बड़ी नहीं है। जी जी ईरानी गलीचा। ये गलीचा जो फारस के किसी सुंदर बाग की कल्पना है, जिसमें मनमोहक बहुरंगी पक्षी कोई मीठा फल खा रहे हैं, उनकी खुरदरी जीभ और तीखी चोंच पीठ में चुभते हैं। आप घबरा घबरा कर उठ बैठते हैं कि कोई धारदार चीज आपकी पीठ को छील रही है। इस तोते का मालिक, वो नफीस कालीन बुनकर, अपनी बूढ़ी उंगलियों से अब भी तेहरान की किसी संकरी गली में बैठा एक बाज की आंख में सितारा जड़ रहा है। वो नहीं जानता कि उसके कालीन दुनिया भर में तैर रहे हैं, दीवारों पर या कि फर्श पर। उसके रंगीन पक्षी लोगों की पीठ और यादों में चुभते हैं। उसका वो बाज लगता है बस अब उड़ने ही वाला है। उसकी आंख की चमक बताती है उसका शिकार बच नहीं पाएगा उसके तीखे पंजों की गिरफ्त से। उसकी कालीन कालीन नहीं तिलिस्म है,
जिसमें कैद हैं हम सब अपने मीठे और जहरीले फलों के साथ। ऐसा कोई शनाख्ती लफ्ज नहीं जो हमारे बाहर जाने का रास्ता खोले। एक छोटी सी और एक कविता आपको मैं सुना देती हूँ, जो बिल्कुल एक अलग फ्लेवर है उसका, अलग तरह की कविता है। इस कविता का शीर्षक है बहनें। पूछना है मुझे उनसे, क्या तुमने जाना कभी भी सुख, चरम सुख, आलिंगन में उसके जिसकी बाह पकड़ गुड़िया सी सजी, गहनों सी लदी तुम घूमी अग्नि के चारों ओर। क्या छुआ कभी अपने आप को वहां जहां मना किया सबने छूने से? क्या देखा कभी खुद को निर्वस्त्र नहाते हुए नहीं, उत्सुकता से बेलाज शीशे में? क्या ऐसा कोई शीशा था तुम्हारे हमारे घर में? कैसे छुआ उसने तुम्हें पहली बार? क्या उसे आता था करना प्यार? क्या कुछ कहा उसने कान में तुम्हारे? क्या तुम भी कुछ कह पाई? कैसे सौंपती हो अपने को हर बार? क्या उसे पा सकी कभी बाहर अंदर कहीं भी? सोने सी काया बिजली सा दिमाग, चुस्त हाथ पैर मृदु मुस्कान कोकिल कंठ। क्या पढ़ा कभी अश्लील साहित्य? देखी कोई फिल्म ऐसी जिसने जगाया कामना को और नहीं दिया अपराध बोध? कितना पाया अपनी देह को? विजय जी, ईरानी कालीन, ईरानी गलीचे का तिलिस्म और इस कहानी, इस कविता के प्रश्न, मैं चाहती हूँ कि हम इसी में कैद होकर रह जाएं, क्योंकि यहाँ से जो है बहुत कुछ सोचने को मन चाह रहा है, मन करता है इसी में डूबे रह जाएं। आपसे आपको अभी छोड़ने का मेरा मन कर नहीं रहा है, फिलहाल इतना मुझे मजा आ रहा है बात करने में मुझे आपसे। पता ही नहीं चला, इतना वक्त निकल गया। दरअसल आपने इतनी बिल्कुल। अच्छी तरह से पूरा मतलब संचालित किया इसको कि सच में बिल्कुल नहीं पता चला कि 1 घंटे से ऊपर हो गया। मुझे बहुत मजा आ रहा है, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि मैं आपको छोड़ूं, लेकिन ये जो आपने तिलिस्म और प्रश्नों का ये जो एक सूत्र यहाँ पे छोड़ दिया है, मैं फिर से एक बार प्रयास करूंगी कि मैं आपको फिर एक बार अपने अश्रुपूर्वा के मंच पे बुलाऊं और आपसे खूब सारी बातें करूं। आप हमारे मंच पर आई, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं चाहूंगी कि मैं आपसे और इसी तरीके से बातें करूं। अब ये सारा मेरे ऊपर मैंने ले लिया, क्योंकि मुझे बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करने मुझे भी में। बहुत बहुत मजा आया आपसे बात करके। मतलब आपने इतने सहज तरीके से सब किया ना, कि ऐसा कुछ लगा नहीं कि हम पहली बार मिले हैं या मतलब हम ऐसे कोई एक फॉर्मल सेटअप में बातचीत कर रहे हैं। और हम इतनी दूर बैठे हैं, एक्चुअली आप फरीदाबाद में हैं, मैं चंडीगढ़ में हूँ, अपने चंडीगढ़। अपने घरों में बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं। आपके अंदर के मार्को पोलो को कभी फरीदाबाद ले आएंगे तो आपके अंदर कौन सा मार्को पोलो है ये बताइए। वो देखती हूँ, आप मिलती है तो फिर मैं याद करती हूँ कि मेरे अंदर कौन सा वाला मार्को पोलो है। चलिए बहुत ठीक है। मैं बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आपने ओके। अपना समय निकाला उसके लिए बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अश्रुतपूर्वा मंच में सभी सुनने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पेशेंस रख के हमारी बातें सुनी और विजय जी की इतनी रोचक कविताएं और चर्चाओं का आनंद लिया। एक बार फिर हम हाजिर होंगे आपके सामने, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय। बाय।